पुतिन खुद को एक अनसुलझे दुविधा में फंसा चुके हैं। शासन को इस समय अपने ही बनाए एक आर्थिक और सामाजिक राक्षस द्वारा भीतर से निगला जा रहा है। इन दो राक्षसों के नाम हैं प्रवासी संकट और उनका पीछा कर रहे अर्धसैनिक कट्टरपंथी समूह। पुतिन को युद्ध जारी रखने के लिए दोनों की जरूरत है, लेकिन अब पुतिन की दुविधा मास्को की सड़कों को अराजकता, गृहयुद्ध और अराजकता की ओर धकेल रही है। अब यह एक विवादास्पद विषय बनने जा रहा है और मुझे परवाह नहीं कि यूट्यूब इसका प्रचार न करे। मैं सच तो वैसे भी उजागर करूंगा ही। इस तरह के विवादास्पद विषय अंततः एल्गोरिथम द्वारा दबा दिए जाते हैं, सिवाय इसके कि जब आप लाइक बटन पर क्लिक करके एल्गोरिथम को उसे प्रमोट करने के लिए मजबूर करते हैं। धन्यवाद। अब स्क्रीन पर दिख रही तस्वीरों को ध्यान से देखिए। यह मॉस्को ओब्लास्ट का ल्यूबर्ट्सी है। एक नकाबपोश सैन्य छद्मवेश में संगठित समूह, लगभग 140 लोग। ये रूस की आधिकारिक पुलिस नहीं है, वे कानून प्रवर्तन एजेंसियां नहीं हैं, वे एक अति राष्ट्रवादी, अति कट्टरपंथी अर्धसैनिक समूह हैं जो खुद को रूसी समुदाय कहते हैं, रुस्काया ऑब्स्टिना। तो फिर वे मास्को की सड़कों पर क्या कर रहे हैं? वे गश्त कर रहे हैं। उनके दावों के मुताबिक वे अप्रवासी अपराधों और अवैध प्रवासियों का शिकार कर रहे हैं। अब आइए 2025 की शरद ऋतु में पुतिन के रूस की दुखद वास्तविकता पर एक नजर डालते हैं, जब ये सुर्खियां स्क्रीन पर दिखाई देंगी। 25 अक्टूबर को मॉस्को के प्रोक्शनो जिले में 80 से ज्यादा प्रवासियों की भागीदारी वाला एक और बड़ा सड़क दंगा हुआ। उस दिन पुतिन का शोकेस तहस नहस हो गया। खबरों के अनुसार सड़क पर चाकुओं और काटने वाले औजारों से हुई एक भीषण झड़प हुई। तस्वीरें इतनी भयावह थीं कि रूसी मीडिया को भी उन्हें सेंसर करना पड़ा। जरा रुककर सोचिए। देखिए, यह कोई मध्यकालीन फिल्म नहीं है। यह घटना पुतिन के स्थिर रूस की राजधानी में हुई। रिपोर्टों के अनुसार 19 लोगों को 7 साल तक की जेल हो सकती है। यहां राज्य का अधिकार निष्प्रभावी हो जाता है, जहां कानून खत्म होता है। यह मॉस्को में छिड़ा गृह युद्ध था। तो जब राजधानी की सड़कें अराजकता में डूबी थीं, तब पुतिन की मशहूर पुलिस कहां थी? यहीं से इस दुःस्वप्न का दूसरा चरण शुरू होता है। पुलिस इस अराजकता को रोक नहीं पाई, क्योंकि पुलिस अपने ही एक और गृह युद्ध में व्यस्त थी। मॉस्को की सड़कों पर अराजकता का माहौल बन गया। इससे पता चलता है कि पुतिन ने 20 साल पहले उनसे जो सबसे बुनियादी वादा किया था, वह था सुरक्षा और स्थिरता का वादा। 1990 के दशक की अराजकता को खत्म करने का वादा पूरी तरह से नाकाम हो गया है। रूसी लोगों से क्या कहा गया? उन्हें बताया गया कि यूक्रेन में युद्ध एक विशेष सैन्य अभियान है, जिसमें केवल पेशेवर लोग ही लड़ रहे हैं और यह आम रूसियों के जीवन को कभी प्रभावित नहीं करेगा। लेकिन अब यह युद्ध कुल्हाड़ीधारी प्रवासी संघर्षों के रूप में मास्को के उपनगरों में लौट आया है। युद्ध घर पहुंच गया था। ठीक इसी बिंदु पर हमें पुतिन की दुविधा का सामना करना पड़ता है। वह खुद को एक अनसुलझे दुविधा में फंसा चुका है। एक तरफ उसे इन लाखों प्रवासी मजदूरों की सख्त जरूरत है, उनके बिना युद्ध अर्थव्यवस्था एक दिन भी नहीं चल सकती। लेकिन दूसरी ओर इन प्रवासियों की मौजूदगी और उनके द्वारा फैलाई गई सामाजिक अराजकता रूसी समुदाय जैसे अति राष्ट्रवादी, फांसीवादी अर्धसैनिक समूहों को बढ़ावा देने का मुख्य कारण है। रूसी समुदाय क्या कहता है? देखिए, वे कहते हैं पुलिस आपकी रक्षा नहीं कर सकती, प्रवासी सड़कों पर कुल्हाड़ी घुमा रहे हैं, हम व्यवस्था बनाए रखेंगे। समझ रहे हैं, यह एक दुष्चक्र है। पुतिन अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए लाए गए प्रवासियों के जरिए सामाजिक अराजकता फैलाते हैं। एक तरफ पुतिन द्वारा अपनी युद्ध अर्थव्यवस्था के लिए आयातित लाखों अप्रवासी, दूसरी तरफ हजारों राज्य समर्थित कट्टरपंथी समूह, और दूसरी तरफ शांतिपूर्ण लेकिन गुस्सैल रूसी युवा। यह अराजकता का एक स्वतः चलने वाला चक्र था, जिससे पता चलता था कि पुतिन ने मॉस्को पर भी नियंत्रण खो दिया था। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि यह तो अभी शुरू ही हुई थी। क्योंकि असली चौंकाने वाली बात अर्धसैनिक समूह की पहचान थी। घटनाक्रम को देखते हुए पुलिस या तो अपर्याप्त थी, डरी हुई थी, या उसे प्रवासी अराजकता में हस्तक्षेप करने के आदेश नहीं मिले थे। और जैसा कि प्रकृति में होता है, राजनीति में भी शून्यता बर्दाश्त नहीं की जाती। यहाँ ये बात मायने नहीं रखती कि रुस्काया ऑब्स्टिना समूह क्यों उभरा, बल्कि ये कि उसे किस तरह समर्थन मिला। अगर आप सोचते हैं कि यह समूह सिर्फ एक गैर कानूनी गिरोह है, हाशिए पर है और व्यवस्था से अलग थलग है, तो आप बिल्कुल गलत हैं। यह कोई साधारण पड़ोस निगरानी समूह नहीं था। यह रूस का नया और सबसे खतरनाक राज्य समर्थित अर्धसैनिक बल है। मेडुजा की गहन जांच के अनुसार यह संरचना पूरे रूस में फैल गई है और अपराधियों का एक राष्ट्रव्यापी नेटवर्क बन गई है, जिसके अनुमानित दसियों हजार सदस्य हैं।
वे टेलीग्राम जैसे प्लेटफॉर्म पर संगठित होते हैं, दर्जनों शहरों में उनके सेल हैं और उनका एक ही लक्ष्य है, प्रवासी अपराधों का पता लगाना और रूसी व्यवस्था बनाए रखना। तो आपको क्या लगता है, हजारों नकाबपोश और सैन्य रूप से अनुशासित इस छद्म सेना के पीछे का गॉडफादर कौन है? क्रेमलिन के सबसे ताकतवर और खूंखार सिलोविक लोगों में से एक, रूसी जांच समिति का अध्यक्ष अलेक्जेंडर बास्ट्रीकिन। यह एक हैरान कर देने वाली सच्चाई है। बास्ट्रीकिन की जांच समिति आधिकारिक पुलिस के खिलाफ अपने अर्धसैनिक बलों को वित्तीय सहायता, प्रशिक्षण और तैनाती देती है। समूह के एक सदस्य ने न्यू लाइन्स पत्रिका को दिए एक साक्षात्कार में यह बात खुलकर स्वीकार की, हम पुलिस की मदद कर रहे हैं। तो इस समय वही मशहूर सवाल मन में आता है ना, रूस की सर्वज्ञ दृष्टि शक्तिशाली एफएसबी कहाँ है? निश्चिंत रहें, एफएसबी के पास इन दिनों करने के लिए और भी कई जरूरी काम हैं। जहां अपनी ही राजधानी की सड़कें गुलाम मजदूरों और अर्धसैनिक गिरोहों के बीच रणक्षेत्र में तब्दील हो रही हैं, वहीं एफएसबी असली खतरों से निपटने में व्यस्त है। ये असली खतरे क्या हैं? उदाहरण के लिए उन जनरलों का सफाया करना जो यूक्रेन में नाकाम रहे लेकिन प्रिगोगाइन के भूत से प्रेरित होकर बहुत ज्यादा बातें करते रहे, या रक्षा मंत्रालय के भीतर विद्रोहों को दबाना, या फिर उनका पसंदीदा खेल क्रेमलिन के गलियारों में राजगद्दी का खेल खेलना, जिसके बारे में सिलोविक गुट पुतिन के कान में फुसफुसाएगा। ऐसा लगता है कि एफएसबी ने इस रूसी समुदाय के राक्षस को सड़कों पर छोड़ दिया है ताकि एमवीडी को खत्म किया जा सके, जिसे वे कमजोर समझते हैं। एक चतुराई भरी फूट डालो और राज करो वाली योजना है ना, लेकिन एक बात वे भूल गए, वे राजसी षड्यंत्रों, जनरलों की तलाश और अपने आंतरिक सत्ता संघर्षों में इतने उलझ गए कि सड़कों पर उनका नियंत्रण पूरी तरह से खत्म हो गया। एफएसबी ने मॉस्को की सड़कों को अपने समर्थित कट्टरपंथी गिरोहों और बेकाबू प्रवासी समूहों के हवाले कर दिया है, क्योंकि जनरलों के विद्रोह से निपटना आम सड़क की अराजकता से निपटने से कहीं ज्यादा जरूरी है। यही एफएसबी की शानदार रणनीति का अंतिम पड़ाव है। वे अपनी ही राजधानी में पैदा की गई अराजकता पर भी काबू नहीं पा सकते। नियंत्रण शब्द अब मॉस्को के लिए एक मजाकिया मजाक से ज्यादा कुछ नहीं रह गया है। यह पुतिन के ऊर्ध्वाधर शक्ति सिद्धांत की मृत्यु है। अब हिंसा पर राज्य का एकाधिकार नहीं रहा। अब दो अलग अलग राज्य हैं और वे मॉस्को की सड़कों के लिए आपस में लड़ रहे हैं। अगर मॉस्को की सड़कें मॉस्को गृहयुद्ध का भौतिक मोर्चा हैं, तो सेंट पीटर्सबर्ग इस युद्ध का मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक मोर्चा है। मॉस्को की आग उगलती सड़कों के बाद अब हम सेंट पीटर्सबर्ग के एक व्यस्त मेट्रो स्टेशन के निकास द्वार की ओर मुड़ते हैं। 25 अक्टूबर को सेंट पीटर्सबर्ग के नेव्स्की प्रॉस्पेक्ट की सड़कों पर पुतिन सरकार का सबसे बड़ा खौफ पैदा हो गया। उस दिन सैकड़ों युवा रूसी स्टॉप टाइम नामक एक स्ट्रीट ग्रुप के साथ एक अचानक आयोजित संगीत कार्यक्रम में शामिल हुए। भीड़ कंधे से कंधा मिलाकर गीत गा रही थी। हालांकि इस प्रदर्शन को अपराध बनाने वाला प्रदर्शन स्वयं उसका प्रदर्शन था। चाइकोव्स्की के स्वान लेक बैले का प्रसिद्ध राग। यह राग मृत्यु की घोषणा करने वाला संगीत था, जो सोवियत संघ में किसी नेता के निधन पर, और सबसे महत्वपूर्ण बात, जब 1991 में मॉस्को की सड़कों पर टैंक थे और सोवियत संघ का पतन हो रहा था, सरकारी टेलीविजन पर घंटों तक बिना रुके बजता था। पुलिस के हस्तक्षेप ने इस सामूहिक स्मृति को चकनाचूर कर दिया। गायिका डायना लोगिनोवा, गिटार वादक अलेक्जेंडर ओरलोव और ड्रमर व्लादिस्लाव लियोंटीव को जबरन उनके वाद्य यंत्रों से उतारकर भीड़ की स्तब्ध निगाहों के बीच पुलिस वैन में ठूंस दिया गया। तो यह सब सिर्फ एक प्रवासी संघर्ष से कहीं बढ़कर था। यह पुतिन के यूक्रेन पर आक्रमण का एक अपरिहार्य परिणाम था, जिसने उनकी अनसुलझी दुविधा को जन्म दिया और मॉस्को की सड़कों को भी युद्ध क्षेत्र में बदल दिया। यूक्रेन में विशेष सैन्य अभियान ने रूस की जनसांख्यिकीय संरचना को तहस नहस कर दिया है। लाखों रूसी सैनिक या तो मोर्चे पर मारे गए हैं, या घायल हुए हैं, या देश छोड़कर भाग गए हैं। कारखाने खाली हो गए, निर्माण रुक गया। उनके बिना कारखाने बंद हो गए, गोला बारूद अग्रिम मोर्चे तक नहीं पहुंच पाया और शहरों में निर्माण कार्य ठप हो गया। ये प्रवासी पुतिन की युद्ध मशीन, उसकी आर्थिक जीवन रेखा के गुलाम मजदूर थे। पुतिन का समाधान क्या था? यूक्रेन में अपने लाखों सैनिकों की वापसी और पश्चिमी प्रतिबंधों के बीच युद्धरत अर्थव्यवस्था को बचाए रखने के लिए पुतिन एक ही स्रोत पर निर्भर थे। मध्य एशिया, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान से लाखों प्रवासी मजदूर। लेकिन अब यही जीवन रेखा एक राक्षस में बदल गई है, जो मॉस्को के सामाजिक ताने बाने को अंदर से तहस नहस कर रही है। क्योंकि क्रेमलिन के लिए वे इंसान नहीं थे, वे आर्थिक औजार थे, गुलाम मजदूरी से अलग नहीं। उन्हें युद्ध मशीन के लिए मूक अदृश्य खर्च करने योग्य और सस्ता ईंधन बनना था।
इन लाखों लोगों को मास्को के बाहर विशाल बस्तियों में ठूंस दिया गया था। अमानवीय परिस्थितियों में अक्सर बिना वेतन के भ्रष्ट पुलिस या हिंसा के अधीन उन्हें रूसी समाज के सबसे निचले तबके में धकेल दिया गया था, और अब ये खामोश बेकार टुकड़े फट गए हैं। तो ये तस्वीरें, अराजकता की ये खबरें आम रूसी लोगों को क्या महसूस कराती हैं जब वे घर पर टीवी देखते हैं और अपने बच्चों को स्कूल भेजने की कोशिश करते हैं? खौफ, डर और गहरा गुस्सा। रूसी लोग 1990 के दशक की अराजकता को खत्म करने के पुतिन के वादे को अपनी आंखों के सामने गायब होते देख रहे हैं। पुतिन ने उन्हें बताया था कि वह कीव में नाजियों से लड़ रहे हैं, लेकिन अब रूसी लोग अपनी सड़कों पर अनियंत्रित भीड़ और अराजकता का सामना कर रहे हैं। और यह गुस्सा सिर्फ डर से नहीं भड़का है, यह आर्थिक गुस्सा भी है। युद्ध से पहले से ही बदहाल रूसी लोग इन प्रवासियों को एक हमलावर ताकत के रूप में देखने लगे हैं, जो उनकी नौकरियां छीन रही है, उनकी तनख्वाह कम कर रही है और सामाजिक सेवाओं पर बोझ डाल रही है। यह देखना कि राज्य इन प्रवासियों को नियंत्रित नहीं कर पा रहा है, पुतिन की एक मजबूत नेता की छवि को धूमिल कर रहा है और इस गुस्से को नस्लवादी नफरत में बदल रहा है। मॉस्को की सड़कों पर अराजकता की तस्वीरों ने पुतिन और रूसी जनता के बीच के पवित्र सामाजिक अनुबंध को हमेशा के लिए तार-तार कर दिया है। इस नाटक का सबसे दुखद हिस्सा रूसी जनता की प्रतिक्रिया है। क्या आप जानते हैं कि आम रूसी सोशल मीडिया पर क्या लिख रहे हैं? आखिरकार सच्चे देशभक्त व्यवस्था बहाल कर रहे हैं। पुलिस रूसी समुदाय की तरह काम क्यों नहीं करती? यह पुतिन के अंत की शुरुआत है। लोग प्रवासियों की अराजकता से इतने डरे हुए हैं कि वे सुरक्षा के लिए आधिकारिक पुलिस की बजाय राज्य समर्थित नकाबपोश गिरोहों की ओर रुख कर रहे हैं। एक साधारण पुलिस अधिकारी के मनोबल पर गौर कीजिए। उसके अपने ही राज्य की एक अन्य संस्था और वास्तव में खुद डीप स्टेट द्वारा वित्त पोषित एक गिरोह उसकी नौकरी छीन रहा है, और लोग इस गिरोह की सराहना कर रहे हैं। यह एक आंतरिक विस्फोट है जो क्रेमलिन के प्रति हजारों पुलिस अधिकारियों की वफादारी को मिटा देता है। पुतिन ने अपने महल की रक्षा के लिए दो राक्षस पैदा किए, एक अनियंत्रित प्रवासी गुलाम मजदूर वर्ग और उस वर्ग का शिकार करने के लिए बेकाबू हजारों की संख्या में अर्धसैनिक बल। अब ये दोनों राक्षस मास्को की सड़कों पर एक दूसरे को निगल रहे हैं, और पुतिन बस देख रहे हैं, क्योंकि उन्हें दोनों की जरूरत है, एक अपनी अर्थव्यवस्था के लिए, दूसरा अपनी कठोर शक्ति की छवि के लिए। तो इस सारी आंतरिक अराजकता का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या असर होगा? नियंत्रण खोने की। ये छवि पुतिन ने दावा किया कि उन्होंने पश्चिम के खिलाफ एक नई विश्व व्यवस्था स्थापित करने के लिए यूक्रेन में युद्ध शुरू किया। उन्होंने खुद को बीजिंग में शी जिनपिंग और तेहरान में मुल्लाओं को इस नई व्यवस्था के नेता के रूप में पेश किया। अब सोचिए, शी जिनपिंग बीजिंग स्थित अपने कार्यालय में बैठकर ये रिपोर्ट पढ़ रहे हैं। उन्हें क्या दिखाई देता है? ईरान में उनके सहयोगी जब तेहरान से मास्को की ओर देखते हैं तो उन्हें क्या दिखाई देता है? एक मजबूत, स्थिर, विश्वसनीय सहयोगी जो पश्चिम के सामने खड़ा है। संख्या, वे एक कमजोर साझेदार को देखते हैं जो अपनी ही राजधानी में व्यवस्था बनाए नहीं रख सकता, जहां सड़कों पर बड़े पैमाने पर झगड़े होते हैं, जिसने हिंसा पर अपना एकाधिकार अपने ही राज्य के अर्धसैनिक गिरोहों के हाथों खो दिया है। एक कमजोर साथी जिसने सड़कों पर नियंत्रण खो दिया है, जबकि उसकी सर्वशक्तिमान एफएसबी आम विद्रोहों से जूझ रही है और जिसे उसकी अपनी ही जवानी पराजय के नारे लगाकर अपमानित कर रही है। यह पुतिन की पूरी अंतर्राष्ट्रीय छवि का पतन है। पुतिन का अपने सहयोगियों के प्रति सुरक्षा और स्थिरता का दावा खत्म हो गया है। वे देख रहे हैं कि यूक्रेन में जीत हासिल करने में नाकाम रहे पुतिन अब अपने घर, अपनी राजधानी को भी संभाल नहीं पा रहे हैं। यह स्थिति पुतिन के प्रति सहयोगियों के समर्थन, उन्हें दिए गए श्रेय और सबसे बढ़कर उनके प्रति उनके सम्मान को सीधे तौर पर कमजोर कर देती है। चीन एक अस्थिर आंतरिक युद्धग्रस्त अधीनस्थ सहयोगी में और निवेश क्यों करेगा? ईरान ऐसे रक्षक पर भरोसा क्यों करे जो अपनी आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर सकता? पुतिन का एक मजबूत नेता होने का मिथक मास्को की सड़कों पर मची अराजकता में डूब गया है। मास्को गृह युद्ध के 3 मोर्चे ये हैं। पुतिन के गुलाम मजदूरों ने मास्को की सड़कों पर अराजकता फैलाई और जनता का गुस्सा भड़काया। पुतिन का डीप स्टेट जनरलों और एक दूसरे के साथ इतना उलझा हुआ है कि उसने हजारों की संख्या में अर्धसैनिक गिरोहों को सरकारी पुलिस के खिलाफ सड़कों पर उतरने दिया। पुतिन की आने वाली पीढ़ी उनके शासन के पतन की घोषणा करने के लिए स्वान लेक का विलाप गा रही है। ये तीनों मोर्चे एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं हैं। यह अराजकता का एक घातक चक्र है जो आपस में जुड़ा हुआ है और एक दूसरे को पोषित कर रहा है।
प्रवासी अराजकता अर्धसैनिक बलों के उदय को वैध बनाती है और उन्हें जन समर्थन दिलाती है। अर्धसैनिक बलों का उदय राज्य के आधिकारिक अधिकार को नष्ट करके और अधिक अराजकता को जन्म देता है, और इस सारी अराजकता ने लोगों की आखिरी उम्मीद को नष्ट करके एक मनोवैज्ञानिक विद्रोह को जन्म दिया है। पुतिन ने यूक्रेन पर कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन अपनी ही राजधानी मास्को को खो दिया। उन्होंने पूरी तरह से नियंत्रण खो दिया। ऊर्ध्वाधर शक्ति सिद्धांत अब अराजकता का भंवर बन गया है। स्वान लेक पुतिन का विलाप है, और सड़कों पर मची उथल पुथल की ये आवाज़ें पुतिन की हुकूमत के खुद को तहस नहस करने की आवाज़ें हैं। आखिरकार जो होता है वही होता है। तो इस मामले पर आपकी क्या राय है, कृपया अपने विचार कमेंट में ज़रूर बताएं। नए वीडियो की जानकारी पाने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन चालू करना न भूलें। देखने के लिए धन्यवाद।